नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद साजिद, व्याख्याता ओरेकल पब्लिक स्कूल धमतरी से आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ रीतिकाल का वर्गीकरण। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। आप लोगों को मैंने वीरगाथा काल, भक्ति काल का वर्गीकरण, भक्ति काल की विशेषताएं, वीरगाथा काल की विशेषताएं, इन सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। और काल के हिंदी साहित्य के इतिहास का काल, उसमें हम आज रीतिकाल का वर्गीकरण, इसका भी ये रीतिकाल का भी दो खंड में हमने विभाजित करके दो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सर्वप्रथम रीतिकाल का वर्गीकरण, फिर उसके बाद रीतिकाल की विशेषताएं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हमारे सारे शिक्षक, जो अन्य विषय के शिक्षक हैं, वो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है रीतिकाल का वर्गीकरण। तो रीतिकाल का वर्गीकरण, रीतिकाल का जो समय है उससे सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि रीतिकाल का जो शुरुआत है कब से कब तक है। तो 1700 से 1900 संवत सन है और ईस्वी सन में 1643 से 1843 तक है। तो 200 वर्षों का एक लंबी अवधि रही। रीतिकाल का बहुत ही अच्छा योगदान रहा साहित्य के विस्तार में। सर्वप्रथम यहाँ पे आपको एक परिभाषा लिखी हुई दिख रही है कि रीतिकाल में क्या प्रमुखता है। तो रस, छंद, अलंकार और काव्य तत्वों के विवेचन के साथ काव्य तत्वों की प्रधानता रही। काव्य तत्वों की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। रीति का अर्थ है, रीति का अर्थ है परंपरा, नियम। यानी इस काल में व्याकरण के तत्वों को लेकर, काव्य के तत्वों को लेकर कविताएं लिखी जाने लगी। नियम और परंपरा में बंधकर जो कविताएं लिखी जाने लगी, इस कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। दूसरी परिभाषा आप लोग देख रहे हैं कि अलंकार के सौंदर्य और प्रयोग के कारण इसे रीतिकाल भी कहा गया। अलंकार का सौंदर्य और प्रयोग किए जाने के कारण इसे रीतिकाल भी कहा गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम जो है रीति सिद्ध और द्वितीय रीति मुक्त। तो यहाँ पर बतलाया गया कि रीति सिद्ध क्या है, उपयुक्त लक्षण व लक्ष्य वाली पद्धति। लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है, किसी को लक्ष्य में रखकर जो कविताएं लिखी जाती थी। इस काल में अधिकतर नारी के सौंदर्य और नारियों के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी और काव्य के तत्वों को प्रधान बनाकर कविताएं लिखी जाती थी। उसमें रीति सिद्ध वे सारे कवि जिन्होंने इन तत्वों का प्रयोग कर कविताएं लिखी, रीति सिद्ध कवि कहलाए। आप लोग देखिए यहाँ पर बिहारी प्रमुख कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि। बिहारी, द्विजदेव, सेनापति, विक्रमादित्य, इसमें सबसे अधिक बिहारी और सेनापति का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने रीति सिद्ध कवियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिहारी की जो कविताएं हैं वो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में और महाविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिहारी क्यों प्रसिद्ध है या बिहारी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है उनके दोहों के माध्यम से। कुछ विद्वानों ने मत दिया है कि कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर बन दिया, यानी छोटे कविताओं के माध्यम से उन्होंने बड़ी बात कह दी। यहाँ पर कुछ विद्वान कवियों के द्वारा कहा गया कि सत्संयम के दोहरे ज्यों नाविक की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक पद में कहा गया है, बिहारी के पद में कहा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बहु कहे सौहीन हंसे देन कहे न जाए। ये श्रृंगार रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार बिहारी ने रीति सिद्ध कवियों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आप देखिए रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि कौन कहलाए? जो रीति सिद्ध कवियों के काव्य रचनाओं को तिरस्कार कर अपने माध्यम से अपनी भाषा में सहज और सरल भाषा में जिन्होंने काव्य रचना की, कविताओं के काव्य तत्वों के प्रधानता को छोड़कर सरल सहज शब्दों में अपनी भाषा में जिन्होंने कविताएं लिखी, वो रीति मुक्त
लक्षणों को अपनाया वो रीति मुक्त कवि कहलाए। रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम स्थान घनानंद जी का है। घनानंद जी ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। इसके अतिरिक्त आलम, बोधा, ठाकुर प्रमुख कवि हैं जिन्होंने रीति मुक्त कवियों में उनका नाम अग्रगण्य है। रीति मुक्त कवियों में उनका नाम उल्लेखनीय है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि घनानंद जी को मिली। घनानंद जी जो हैं वो उन्हें साहित्य में प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर का अर्थ है, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, तो प्रेम का पीर यानी प्रेम की पीड़ा को समझने वाला कवि। उन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान के लिए बहुत सी रचनाएं रची, उसको अपने जीवन का आधार बनाया। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानने लायक ये है कि घनानंद जी ने अपने जीवन का आधार सुजान को बनाया। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तो वे या तो टूट जाते हैं या और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सुजान ने अपने प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में परिणित कर उसे अपने काव्य का माध्यम बनाया और वो सुजान को भूल नहीं पाए। सुजान एक राजनर्तकी थी, उसके प्रेम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उन्हीं के नाम से रचनाएं रचने लगे। लेकिन यहाँ पर उनकी जो जीवन की सर्वप्रमुख रचना है वो सुजान सागर के नाम से जाना जाता है। सुजान सागर एक प्रमुख रचना है घनानंद जी की। घनानंद जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा में प्रवीण होने के साथ साथ सहज सरल भाषा में काव्य रचना करते थे। इसके अतिरिक्त घनानंद जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन में, पूछा जाता है कि घनानंद जी ने कौन से संप्रदाय में दीक्षा ली, तो घनानंद जी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और आजीवन अपना जीवन आध्यात्मिक तरीके से बिताया और सुजान को अपने जीवन का आधार बनाया। तो मैं सोचता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। ये जो वीडियो अपलोड्स किया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझेंगे और जो चीजें समझ में आई होंगी उससे अपने कॉपी में नोट्स करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।